नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा कल अमेरिका से भारत पहुंच जाएगा। एनआईए, आरएडब्ल्यू और विदेश मंत्रालय के 7 अफसरों की टीम तैमूर राणा को लेकर न्यूयॉर्क से रवाना हो चुकी है। तैमूर राणा 26/11 के अटैक का पहला गुनहगार है, जिसे विदेश से पकड़कर भारत लाया जा रहा है। अब भारत के कानून के हिसाब से तैमूर राणा के गुनाहों का हिसाब जल्दी से जल्दी होगा। इस अपराधी को भारत लाने के लिए 15 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अमेरिकी कोर्ट्स में तैमूर राणा के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश कर रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तैमूर राणा के एक्स्ट्राडिशन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्ट बात की थी। तब जाकर 166 लोग की हत्या के इस अपराधी को भारत लाने में कामयाबी मिली। इस शख्स का 26/11 हमले से क्या कनेक्शन था? मुंबई अटैक की साजिश रचने में इसने डेविड कॉलमैन हेडली की कैसे मदद की थी? इसके खिलाफ भारत के पास क्या क्या सबूत हैं? तैमूर राणा ने एक्स्ट्राडिशन से बचने के लिए अमेरिकी कोर्ट्स में कैसे कैसे पैंतरे चले, और जब यह भारत आएगा तो पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बेनकाब करने में कैसे मदद मिलेगी, इस सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि तैमूर राणा किस वक्त भारत पहुंचेगा, उसे स्पेशल जेट से क्यों लाना पड़ा, स्पेशल जेट में उसके साथ कौन कौन से अफसर हैं, उसे किस जेल में रखा जाएगा और तैमूर राणा से पूछताछ के लिए हमारी एजेंसीज ने कैसी तैयारी की है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद के पास। मनीष, तैमूर राणा को लेकर जो स्पेशल जेट आ रहा है, ये कब लैंड करेगा, लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात, रजनी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए के आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जया रॉय और साथ में कुल मिला के 7 सदस्यीय टीम है जो कि तैमूर राणा को लेकर अब अर्ली मॉर्निंग के वक्त यहां पर लैंड करेगी। और पालम टेक्निकल एयरबेस पर लैंड करने के बाद उनको सबसे पहले एनआईए के इसी हेडक्वार्टर में लाया जाएगा और लाने के बाद पूरी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। और इस प्रोसीजर के साथ उनको जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है पेश कर कर एनआईए कस्टडी लेकर उसे फर्दर इंटेरोगेशन करेगी। तो ये बड़ी कामयाबी के तौर पर डिप्लोमेटिक और आप इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो तैमूर राणा के बारे में जिक्र करते हुए इसमें पूरी तैयारी की गई। और जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इसीलिए आज जब अर्ली मॉर्निंग के लगभग जब ये तैमूर राणा यहाँ पहुंचेंगे तो उसके साथ सवाल जवाब का दौर शुरू होगा, इंटेरोगेशन का दौर शुरू होगा। और पाकिस्तान का जो सिंडिकेट है जिसमें मेजर इकबाल या फिर मेजर समीर और कर्नल शाह समेत पाकिस्तान का पूरा नेक्सस हाफिज सईद का है, उन सभी पे पूछताछ होगी। रजत जी, तो क्या तैयारी है तैमूर राणा से पूछताछ की? रजत जी, इसके को देखते हुए खासतौर पे जो एनआईए के इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले सदानंद दाते जो कि एनआईए के डीजी हैं खुद यहां पर पहुंच गए हैं। जो टीम है करीबन 12 सदस्यीय टीम जो कि तैमूर राणा के एक्स्ट्राडिशन में लगातार संपर्क में रही। एडवोकेट्स जो कि यूएस गए, जिन्होंने वहां पर एक्स्ट्राडिशन में पूरा काम किया। उसके साथ साथ जो इंटेरोगेशन है वो इस पे किया जाएगा कि डेविड हेडली कोलमैन जो कि इस समय अप्रूवर बनने के बाद यूएस में है, उसके साथ इसका कम्युनिकेशन 26/11 अटैक को लेकर करीबन 300 से ज्यादा बार मोबाइल कम्युनिकेशन था और ईमेल थी। उसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए इसने डेविड हेडली कोलमैन को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाए, यानी उसे रहने की सुविधा, उसके जो उसने रैकी की उसमें सारी सुविधाएं और सब कुछ लॉजिस्टिक और ऑपरेशन के तौर पर जो आतंकी वारदात रचने में इसकी एक अहम भूमिका थी। तो इसीलिए ये 26/11 का मेन मास्टरमाइंड है जो सीधा कनेक्ट इसका ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, अब्दुल रहमान, उसके अलावा जो हमारे पास इस समय तस्वीरें हैं साजिद मीर की और अबू कहफा की, ये वो लोग हैं जो कि मेन मास्टरमाइंड थे। तो इनका मेन कनेक्ट और एक बार फिर से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब होगा इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि ये जो बोलेगा वो ये जो 26/11 का मेन मास्टरमाइंड है वो ये बताएगा कि 10 आतंकियों को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई की भूमिका रही। मुरीदके के कैंप में उनको ट्रेनिंग दिया गया और डेविड हेडली कोलमैन के साथ अबू जुंदाल इसमें अहम भूमिका ज़कीउर रहमान लखवी के साथ निभा रहा था। और इन सब का मेन
मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तहव्वुर राणा था, जिसने अपने एक इमिग्रेंट लॉ सेंटर के नाम से जो इमिग्रेशन कंपनी थी कनाडा बेस्ड, उसका सेटअप किया दिल्ली में, और इसी के एक सूडो नेम के तहत डेविड हेडली कोलमैन को यहां पर मल्टीपल वीजा दिलवाने में अपने जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया। रजत जी जी मनीष, आपकी बात बिल्कुल सही है। इससे अब इंटरोगेशन होगा तो बहुत मदद मिलेगी 26/11 के उस हमले की अपराधियों की तह तक पहुंचने में, पापियों को सजा दिलवाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ वॉर आज से फॉर्मली औपचारिक तौर पर शुरू हो गया। ट्रंप का टैरिफ प्लान आज से लागू हो गया। ट्रंप ने सबसे ज्यादा 104% टैरिफ चीन पर लगाया है। आज चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार किया। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह टैरिफ आज आधी रात से लागू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 54% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने यह टैरिफ वापस लेने के लिए चीन को दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। जैसे डेडलाइन खत्म हुई और चीन पीछे नहीं हटा तो ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया। इसके बाद आज चीन ने भी अमेरिका पर एडिशनल 50% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा चीन ने आज अमेरिका की 6 कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी की लिस्ट में डाल दिया। अब इन अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर शुरू होने का, टकराव होने का असर शेयर मार्केट पर दिखाई दिया। एशिया से लेकर यूरोप तक के शेयर मार्केट में डाउन ट्रेंड देखा गया। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि आज सिर्फ चीन के स्टॉक मार्केट में खुशहाली दिखाई दी। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 1.5% ऊपर उठा। और दुनिया भर में जो उथल पुथल मची है उसके बीच जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सपोर्टर्स के बीच पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आज तमाम देश उनके साथ डील करने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा टैरिफ लगाने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। Compare, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. अब बात करते हैं वक्फ एक्ट की, जिसकी काफी चर्चा है आजकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पब्लिक फोरम पर नए वक्फ कानून को लेकर बोले। मोदी ने बताया कि वक्फ एक्ट में बदलाव क्यों जरूरी था। मोदी ने समझाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के चक्कर में वक्फ बोर्ड को संविधान से भी ऊपर कर दिया था। इसके कारण जमीनों पर कब्जे हुए, वक्फ की प्रॉपर्टी की बंदर बांट शुरू हो गई, वक्फ भू माफियाओं का अड्डा बन गया। मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चेस पर, आम लोगों की जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया। मोदी ने कहा जो पुराना वक्फ कानून था उससे सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी और भूमाफिया ही खुश थे, लेकिन नए कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसका फायदा मुस्लिम महिलाओं, बच्चों, गरीब और पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचेगा। मोदी ने कहा कि जिस भावना से इस्लाम में वक्फ का जिक्र किया गया है, नया कानून उसी भावना का रिफ्लेक्शन है। मोदी ने अपनी नीति भी क्लियर कर दी, नीयत भी बता दी। पुराने कानून में क्या खामियां थी, उससे क्या परेशानियां पैदा हो रही थी और नए कानून से आम मुसलमानों को कैसे फायदा होगा, ये सब भी बता दिया। लेकिन विरोधी दलों के नेता वक्फ एक्ट को नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार बना रहे हैं, नए कानून से मुसलमानों को डरा रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने यही करने की कोशिश की। असल में प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में आयोजित जैन समाज के नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी कोलकाता से जुड़ी। जैन समाज के प्रोग्राम में ममता ने बात की वक्फ एक्ट की। कहा कि बंगाल के मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है। यह सब हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, लेकिन वो बंगाल के मुसलमानों को गारंटी देती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकता है? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है, तो गलती क्यों हमारा ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है। I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. वक्फ कानून पर आज राहुल गांधी भी बोले, लेकिन उनके तेवर ममता से अलग थे। राहुल ने कहा वक्फ एक्ट संविधान विरोधी है, मजहबी आजादी पर हमला है। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, आज इसका आखिरी दिन था। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के हक की बात करती है तो कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को खुलकर माइनॉरिटीज के हक की बात करनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अभी वक्फ एक्ट लाया गया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस की नजर चर्च और गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी पर है। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। आज लखनऊ से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। लखनऊ के गोमती नगर की सड़क पर कुछ लड़कों ने रील बनाने के लिए गाड़ियों से खतरनाक स्टंट किए। एसयूवी को सड़क पर हाई स्पीड पर दौड़ाया और फिर अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी को पूरी तरह घुमा दिया, जिससे गाड़ी के 2 व्हील्स हवा में उठ गए। गाड़ी सिर्फ 2 पहियों पर पूरी तरह घूम गई। एक लड़का गाड़ी से स्टंट कर रहा था और आसपास खड़े उसके साथी इसका वीडियो बना रहे थे। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो इन लड़कों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो लखनऊ पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और इस तरह की हरकतें करने वाले लड़कों की धरपकड़ शुरू कर दी। स्टंट करके रील बनाने वाले कुछ लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन लड़कों की उम्र कम थी, इसलिए पुलिस ने इन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया, लेकिन उनकी 3 गाड़ियां सीज। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, यह खबर केरल से आई है।
आज भारत के पहले डी वाटर ट्रांसशिप पोर्ट विजिंगम पोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप एमएससी तुर्की पहुंचा। एमएससी तुर्की टर्की की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी का कंटेनर शिप है जो दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। यह दुनिया का इकलौता जहाज है जो करीब 400 मीटर लंबा, 61.3 मीटर चौड़ा और 33.5 मीटर गहरा है। ऐसा पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज साउथ एशिया के किसी पोर्ट पर पहुंचा है। विजिंगम पोर्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसे अडानी पोर्ट्स ने 7,500 करोड़ की लागत से डेवलप किया है। इस पोर्ट ने 12 जुलाई 2024 से काम करना शुरू कर दिया था। 24 मीटर की नेचुरल गहराई होने की वजह से इस पोर्ट पर अल्ट्रा मेगा कंटेनर शिप आ सकते हैं। इसके अलावा यह पोर्ट बेहद अहम इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के सबसे करीब है। विजिंगम पोर्ट से यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को जोड़ने वाली इंटरनेशनल शिपिंग लेन सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर है। पोर्ट पर बड़े बड़े शिप रुकने की सुविधा होने से यहां बड़े जहाज में लदा सामान उतारकर छोटे जहाजों में भारत के उन बंदरगाहों पर, उन पोर्ट तक भेजा जा सकेगा जहां पर बड़े कंटेनर शिप के ठहरने की सुविधा नहीं है। इससे सामान की ढुलाई का खर्चा कम होगा, टाइम बचेगा।